थिया सेलेस्टियल बॉडी के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा चांद कैसे बना, क्योंकि थिया और चांद में एक कनेक्शन था। आपको शायद ये पता नहीं होगा, परंतु हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे प्लैनेट्स के चांदों के मुकाबले हमारा चांद बहुत अजीब है। यह पृथ्वी के मास का 1/80वां हिस्सा है, जो बहुत अधिक नहीं लग सकता है, लेकिन यह जिस ग्रह की परिक्रमा करता है उसके आकार में तुलना में बहुत बड़ा है। तुलना के लिए सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन हमारे चंद्रमा की तुलना में इतना बड़ा है, लेकिन अपने होस्ट ग्रह के मास के 1/4000 से भी कम है। तो यह गोल मटोल छोटा सा टुकड़ा जिस चंद्रमा को हम चंद्रमा कहते हैं, कैसे बना? कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि अर्थ एक टाइम पे इतना तेज घूम रहा था कि पृथ्वी का एक हिस्सा निकल गया जिससे मून बना, और किसी ने कहा कि मून बस जा रहा था स्पेस में, ऐसे ही अर्थ की ग्रेविटी ने उसे कैप्चर कर लिया। लेकिन इन थ्योरीज में दम नहीं था। जब अपोलो 11 से मिले मून के सैंपल, और वास्तव में ये एक महत्वपूर्ण सैंपल बन गया, क्योंकि जैसे ही लोगों ने इसे देखा उन्हें सफ़ेद पत्थर के छोटे टुकड़े मिले और उन्हें लगा, ओह ये एनॉर्थोसाइड है। यह अजीब है कि चंद्रमा पर एनॉर्थोसाइड क्यों होगा, लेकिन यह अजीब क्यों है? और यदि हाईलैंड्स जो चंद्रमा के अधिकांश भाग को कवर करते हैं एनॉर्थोसाइड थे, तो इसका मतलब है शुरू में चंद्रमा उस सफ़ेद पत्थर में ढका था। एनॉर्थोसाइड की वजह से ही चांद हमें सफ़ेद दिखता है, और चांद के ऊपर की सरफेस कहीं कहीं पर मीटियोर्स के इम्पैक्ट की वजह से उस हिस्से पर हमें चांद पर धब्बे दिखाई देते हैं। एनॉर्थोसाइड बनने के लिए मैग्मा का एक ग्लोबल महासागर होना चाहिए जो पूरे चंद्रमा को कवर करता होगा, जो सैकड़ों नहीं तो हजारों किलोमीटर मोटा है। पृथ्वी का अध्ययन करने से हम एनॉर्थोसाइड को जानते हैं। एक बहुत ही विशेष तरीके से बनता है। यह एक इग्नियस रॉक है, जिसका अर्थ है कि यह ठंडा लावा या मैग्मा से बनता है। जैसे ही मैग्मा ठंडा और क्रिस्टलाइज होता है, एनॉर्थोसाइड सरफेस पर तैरता है, क्योंकि यह मैग्मा में अन्य सामग्री की तुलना में हल्का और कम घना होता है। जैसे तरल पानी से बर्फ जम जाती है, यह तैरती है क्योंकि यह कम घना है। इसीलिए चंद्रमा की सतह को इस सफ़ेद सामग्री में ढकने के लिए चंद्रमा को किसी बिंदु पर पिघलना होगा। जैसे पूरी चीज एक चंद्रमा जो पूरी तरह से मैग्मा था, एक मैग मून, लेकिन अब वैज्ञानिकों को एक अलग रहस्य सुलझाना था। आखिर चंद्रमा कैसे पिघला? और फिर जॉन वुड नाम का एक आदमी इस पागल विचार के साथ आया कि चंद्रमा एक विशाल प्रभाव के कारण बना। यह सब चंद्रमा में एक स्थान से इन मिलीमीटर आकार के टुकड़ों पर आधारित था, और हर किसी ने कहा नहीं, इसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। पृथ्वी किसी अन्य ग्रह के आकार की वस्तु से टकरा जाती है। मलबे का विशाल पिघला हुआ बादल हमारे चंद्रमा में कंडेंस हो जाता है, जिससे मैग्मा का 1000 किलोमीटर मोटा महासागर बन जाता है। यह भी एक बहुत ही अजीब कहानी है, लेकिन चंद्रमा के गठन के बारे में अन्य पुराने सिद्धांतों में से कोई भी इसकी सभी विचित्रताओं को नहीं समझा सकता है। जैसे चंद्रमा का कोर पृथ्वी के कोर की तुलना में इतना छोटा और इतना हल्का क्यों है, या चंद्रमा धीरे धीरे अरबों वर्षों से पृथ्वी से दूर क्यों जा रहा है, या पृथ्वी क्यों और चंद्रमा समान तत्वों और एटॉमिक आइसोटॉप से बने हैं। द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी इन सभी को समझा सकता है, लेकिन लोगों को ये समझाने के लिए कि 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से कुछ टकराया था और एक मैगमून बना था, वैज्ञानिकों को थोड़ा और सबूत चाहिए था। इसे हम जेनेसिस रॉक कहते हैं। इसे अपोलो 15 मिशन पर एकत्रित किया गया था, और इस पत्थर को खोजने के लिए अपोलो 15 साइट का चयन किया गया था। जब वे इसे ले आए और उन्होंने इस पर अध्ययन किया, यह वह चट्टान थी जिसने वैज्ञानिकों को यह पता लगाने की अनुमति दी कि चंद्रमा कैसे बना। मंगल के आकार का एक सेलेस्टियल बॉडी पृथ्वी के बनने के बाद पृथ्वी से टकरा गया। पृथ्वी के चारों ओर मलबे का एक घेरा बना,
जो सैटर्न के रिंगों की तरह था। सैटर्न के रिंग के विपरीत जो हमारे चंद्रमा में कलेक्ट हो गया, तो सभी अलग अलग टुकड़े एक साथ टकराए और हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। इसलिए हर इम्पैक्ट जो अलग अलग टुकड़ों को एक साथ लाता, काइनेटिक एनर्जी, इसने गर्मी पैदा की और इसलिए अपने बाहरी सैकड़ों और शायद हज़ारों किलोमीटर को पिघला दिया। हज़ारों किलोमीटर गहरा मैग्मा का एक महासागर बना। तो अब आपको मैग्मा लावा का यह विशाल भंडार मिल गया और जैसे ही यह ठंडा होता चीज़ें क्रिस्टलाइज होने लगती। भारी खनिज निकल जाते और हल्के खनिज तैरने लगते और यह पता चलता है कि यह सफ़ेद खनिज प्लाजियोक्लेस कम घना है। यह सतह पर तैरता है, इसलिए रॉकबर्ग तैरते हैं। मैग्मा का महासागर और रॉकबर्गों के अलावा कुछ भी नहीं है और पूरी सतह इन एनोर्थोसाइट से ढकी हुई है। और फिर अरबों वर्षों का प्रभाव है और चीज़ें टूट जाती हैं और जेनेसिस रॉक जैसी एनोर्थोसाइट के चारों ओर घूम जाती हैं, जो चंद्रमा पर सबसे पुराने पत्थर बन जाते हैं। हमें जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी से ये तो पता चलता है कि थिया मार्स के साइज के बराबर का रहा होगा, लेकिन अगर आप थिया के बारे में खुद सर्च करेंगे तब उसमें ये बताया जाएगा कि थिया एक प्राचीन प्लैनेट था, लेकिन इसके ओरिजिन का कुछ भी नहीं बताया गया। ये कैसे बना और कहाँ से आया, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया। जितने हाइपोथेसिस नेट पर हैं सबके आगे लिखा है उदाहरण वंचित। जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार थिया ने सूर्य प्रणाली के 2 अधिक स्थिर लैग्रेंजियन बिंदुओं यानी L4 या L5 में से एक या दूसरे के करीब रहकर लगभग प्रोटो पृथ्वी की कक्षा के साथ सूर्य की परिक्रमा की। जुपिटर, विनस या दोनों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से थिया अंततः उस रिश्ते से दूर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप थिया और पृथ्वी के बीच टकराव हुआ। कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चलता है कि जब थिया अनुमानित 45 डिग्री के कोण पर पृथ्वी से टकराया तो उसकी गति 4 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक नहीं थी। इसके विपरीत जनवरी 2016 में प्रकाशित साक्ष्य बताते हैं कि टक्कर वास्तव में आमने सामने की टक्कर थी और थिया के अवशेष पृथ्वी और चंद्रमा पर हैं। 2019 में प्रकाशित साक्ष्य से पता चलता है कि थिया का निर्माण बाहरी सौरमंडल में हुआ होगा और पृथ्वी का अधिकांश पानी थिया पर उत्पन्न हुआ था। लेकिन सच बात तो यह है कि सच्चाई कुछ और है। अगर आप सोलर सिस्टम को समझोगे और ऑर्बिट्स पर नज़र डालोगे तब आप जानोगे कि हर प्लैनेट्स की दूरियों में ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर आपको मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट नज़र आएगी और जिस जगह पे एस्टेरॉयड बेल्ट स्थित है, अगर हम मार्स और जुपिटर के बीच में दूरी की बात करें तो उन दोनों के बीच में एक जाइंट प्लैनेट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमको प्लैनेट के बजाय वहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट नज़र आती है। आखिर प्लैनेट्स के बीच में इतने विशाल एस्टेरॉयड बेल्ट बनी कैसे? क्या कोई प्लैनेट अपने फॉर्मेशन में फेल हो गया था या इसका कोई और कारण है? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम माने कि वहाँ पर पास्ट में ज़रूर एक जाइंट प्लैनेट रहा होगा, उसके मून्स भी रहे होंगे? मार्स और थिया उसी जाइंट प्लैनेट के मून्स हैं। हाँ, मार्स एक मून है और किसी वजह से वो जाइंट प्लैनेट तबाह हो गया, जिससे एस्टेरॉयड बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ। उसके तबाह होने से उसके मून्स, छोटे मून्स डेस्ट्रॉय भी हो सकते हैं या दूसरे प्लैनेट्स की तरफ धकेले गए होंगे। लेकिन थिया और मार्स भी धकेले गए होंगे। जिस तरह से प्लैनेट काउंटर क्लॉकवाइज सन के चक्कर लगाते हैं, अगर कोई प्लैनेट तबाह हो जाता है तो उसकी ग्रेविटी से बाहर होके मून्स की संभावना है कि ऐसा हुआ हो। मार्स अपनी पोजीशन के हिसाब से और ग्रेविटेशन की वजह से स्टेबल हो गया होगा और थिया हमारी पृथ्वी से टकरा गया होगा। अब आप कहोगे मैं ये कैसे कह सकता हूँ? किसी वजह से मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद की इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है। मानना या ना मानना आपके ऊपर है। दोस्तों, मेरा चैनल अभी नया है, मुझे सपोर्ट करिए जिससे मेरा 1K का टारगेट पूरा हो।
पूरा होते ही मैं आपको पूरी जानकारी बता सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी।